सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। आओ दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पार्ट 7 के बारे में। हमारे पार्ट 7 में चल रहा था मार्किंग औजार। जो हमारी मार्किंग औजार होती हैं इसमें हमारा पैमाना हो गया। क्या हो गया? हमारा पैमाना हो गया। दूसरा हमारा ट्राई स्क्वायर हो गया, ड्राइवर हो गया, ट्रिमल हो गया, सरफेस प्लेट हो गई आपकी, और एंगल प्लेट हो गई आपकी, स्क्राइबर हो गया और सरफेस हो गया। अब चलेगा हमारा पैरेलल ब्लॉक और पंच। इस मार्किंग औजार में हम दो हमारे ऐसे टूल बची हैं जिनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो हमारे जितने भी टूल होते हैं मार्किंग करने वाले, उनके बारे में बताया। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल ब्लॉक और पंच के बारे में। पैरेलल ब्लॉक और पंच किस प्रकार से काम करती है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसी क्रम में। तो हम पढ़ते हैं पैरेलल ब्लॉक के बारे में। देखो, फिक्स गेज हमारा होता है, किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से काम करता है, तो इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। देखो, हमारा जो पैरेलल ब्लॉक होता है जो किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार का होता है। तो हमारा जो पैरेलल ब्लॉक होता है तो किस प्रकार से बना होता है उसके बारे में बताते हैं। देखो, हमारे जो पैरेलल ब्लॉक होते हैं जो क्या है, समान दूरी पर होते हैं, बीच में इस पर छोड़ के कैसे होते हैं, समान दूरी पर। ये आपको दिख रहे हैं ना। ठीक है ना। कैसी दूरी पे होती हैं, समान दूरी पे ये बने होते हैं। देखो, ब्लॉक की भांति बने होती हैं, जिस तरह ब्लॉक सा होता है आपका, दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है ना। इस तरह बने होते हैं आपके, है ना। ये आपके पैरेलल ब्लॉक होता है जो पैरेलल में समान दूरी होती है, इनके बीच में कैसी दूरी होती है, समान दूरी। समान दूरी होती है। कैसी होती है हमारी, समान दूरी होती है। ठीक है ना जी। इन पैरेललों को अपन ठोस पैरेलल कहते हैं। ये कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। तो इनका नाम क्या है, ठोस पैरेलल। क्या बोलते हैं, ठोस पैरेलल बोलते हैं। ठीक है ना। ये ठोस पैरेलल भी हमारे एक ब्लॉक की तरह होते हैं। इन्हें करने के लिए ग्राइंडिंग की जाता है। ठीक है ना। जो हमारी लिपिंग होती हैं उनमें ग्राइंडिंग करने के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। दोनों तरफ से गैप मेंटेन होता है। किसी चीज़ को बीच में ला के क्या करते हैं अपन, इसकी ग्राइंडिंग करते हैं। ठीक है। ग्राइंडिंग करने के बाद इसमें जो ग्राइंडिंग में जो भाप मांगते हैं तो उसमें पहले मार्किंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। तो इसके बारे में लिखेंगे। और लिखेंगे मशीन में जॉब को पैरेलल करने के लिए रखा जाता है। ठीक है ना। क्या करते हैं अपन, मशीन में जॉब को पैरेलल करने के लिए इसको रखा जाता है। इसका जो साइज होता है हमारा, इसका कैसा साइज होता है, जो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू
ऊंचाई में। ये तीनों में मिलता है, तीनों में कैसा होता है, समान लंबाई होती है इनकी, समान, इसकी समान लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होती है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर इसकी लंबाई है, ठीक है ना, देखो यहां इतनी इसकी मोटाई, तो इसका मतलब नहीं है यहां मोटाई कम हो जाएगी, ठीक है ना। जो मोटाई यहां पर है, यहां जो मोटाई आपकी यहां पर है, तो वो मोटाई आपकी कहां पर होगी, यहां पर भी होगी, ठीक है। तो समान ये लंबाई चौड़ाई में मिलती हैं, ठीक है ना। तो लिख लेंगे सभी, साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक है, और इनकी जो ग्रेड आती है, इनके जो ए और बी ग्रेड में मिलते हैं, हमेशा याद रखना, ये है ए और बी, ए और बी ग्रेड में मिलते हैं, ठीक है। ये कौन से ग्रेड में मिलते हैं, ए और बी ग्रेड में मिलती हैं। इसकी कहीं कहीं इनकी लिंपिंग भी की जाती है, क्या करते हैं, हार्ड डिस्क के साथ इनकी लिंपिंग भी करते हैं, इनकी कहीं कहीं लिंपिंग भी करते हैं, ठीक है। कहेंगे इनकी क्या करते हैं अपन, लिंकिंग भी करते हैं। जो हार्ड डिस्क के ग्राइंडर होते हैं, तो उनमें क्या करते हैं, इनकी लिंकिंग भी करते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब आता हमारा फिक्सल सरफेस गेज। देखो फिक्सल सरफेस गेज हमारा इस प्रकार समझेंगे, देखो मैं बताना चाहूंगा आपको। देखो आपको ये दिख रही ना, ये क्या है, हमारा सरफेस किक के द्वारा खींचा गया वर्क, और ये सस्पेंडल के द्वारा खींचा गया वर्क। देखो मैंने आपको बताया, ये मशीन के स्थायी भाग में इसको उपयोग किया जाता है। ये क्या है, मशीन में लगा हुआ है, यहां पर ये स्थायी लगा हुआ है, ठीक है। सरफेस के द्वारा क्या करते हैं, अपन समांतर लाइन खींचते हैं। जो हमारा ये एरिया होता है जॉब का, इस पे क्या करते हैं, अपन समांतर लाइन खींचते हैं। समांतर लाइन खींचते हैं, तो अपन लिख सकते हैं इसमें लिख सकते हैं आपके फिक्स में, हमारी फिक्स में क्या होता है, देखो जी हमारा क्या है, फिक्सिंग को औजार है सरफेस गेज। तो सरफेस गेज में क्या करते हैं, समांतर जॉब पे क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं। तो लिखेंगे इसके बारे में, जॉब पर समांतर लाइन खींचते हैं। ठीक है ना, जॉब पर क्या करते हैं अपन, समांतर लाइन खींचते हैं। और हम क्या करते हैं, स्नैक क्या होता है, जो क्लैंप होती है, इसको क्लैंप नट के माध्यम से क्या करते हैं अपन, ढीला टाइट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। इसको लिखेंगे, इसको क्लैंप नट के माध्यम से एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। ऊपर नीचे कर सकते हैं,
ऊपर नीचे, ठीक है ना। इसको क्या कर सकते हैं अपन, ऊपर भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी एक नोक होती है, वो स्क्राइबर होती है, वो कितने पे होती है, एक साइड की नोक 90 डिग्री समकोण पर बनी या नीचे की तरफ होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है, नीचे की तरफ होती है, ठीक है ना। अब आता है हमारा फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, जो हमारा इसको अपन चारों तरफ घुमा सकते हैं, इसको कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा एडजस्टेबल होता है, स्क्रू होता है फाइल का, फाइल को अपन घुमा सकते हैं। और ये हमारा रोकर आर्म होता है, जिसके अंदर स्क्रू लगा होता है। रोकर आर्म क्या होता है, जिसके अंदर स्क्रू लगा होता है। ये हमारा क्या है, स्क्रू है। तो स्क्रू लगा है, इसको क्या बोलते हैं, रोकर अलार्म बोलते हैं, जिसके अंदर क्या लगा था, स्क्रू लगा होता है। तो लिखेंगे रोकर आर्म के सटीक में, रोकर आर्म के में हमारा क्या लगा होता है, एडजस्टेबल स्क्रू लगा होता है। एडजस्टमेंट स्क्रू लगा होता है, ठीक है ना। और हमारी इसके अंदर एक ग्रिप होती है, जो बी आकृति में बनी होती है। क्या होती है, नीचे की जो ग्रिप होती है, नीचे की गिरव बी आकृति में होती है, ठीक है ना। कैसी आकृति में होती है, गिरव आकृति में। और नीचेला भाग होता है, वो कौन सा होता है, हमारा आधार होता है। नीचे के भाग क्या कहलाते हैं, हमारा आधार। आधार नीचे का भाग होता है, ठीक है ना। तो हमारा जो यूनिवर्सल सरफेस गेज हो गया, इसके बारे में जो भी सारी चीज इंफॉर्मेशन आ गई, ये हमारा कौन सा है, फिक्स्ड सरफेस गेज। फिक्स्ड सरफेस गेज ऐसा होता है जिसकी नोक 90 डिग्री पे सीधी होती है, ठीक है। लिखेंगे इसकी नोक 90 डिग्री पर सीधी होती है। क्या होती है, 90 डिग्री पर सीधी होती है। और क्लैंप पे एक नट कसा होता है, जिसको एडजस्ट कर सकती हैं अपन। क्लैंप क्लैंप में एक नट होता है, उसे एडजस्ट नट बोलते हैं, ठीक है ना। एडजस्टमेंट बोलते हैं। जो बीच का भाग होता है, क्या बोलते हैं, इसको पिलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, पिलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिलर बोलते हैं। बीच के भाग को
पिलर कोष्टक में सेक बोलते हैं। ठीक है, और नीचे का भाग क्या होता है आपका आधार होता है जी, पता ही। ठीक है, तो दोनों किस प्रकार से प्रयोग होते हैं, देखो ये दोनों किस प्रकार से प्रयोग है। ये क्या कर रहा है, समांतर लाइन खींच रहा है जॉब के अंदर। जॉब पे समांतर लाइन खींचने के बाद जो मशीन माई सस्पेंशन के केंद्र में जॉब को सेट किया जाता है। जो हमारा सस्पेंशन केंद्र है यहां पर क्या कर रहे हैं, इसको जॉब को सेट कर रहे हैं। सेट करने के बाद क्या करते हैं, इसको जब घुमाया जाता है तो उस पर मार्किंग कर देती है कहां कहां पर अड़ रहा है। तो मार्किंग करने के बाद फिर इसको फिक्स करके फिर इसको घुमाया जाता है। जब इसकी मार्किंग फिक्स हो जाती है तो हम इसका किसके माध्यम से मार्किंग करते हैं, इसके माध्यम से करते हैं। हाँ, ये फिक्स हो गई इसकी मार्किंग। ठीक है, तो यही इसका उपयोग है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन, अब आते हैं पंच के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लास्ट, मार्किंग जो औजार है उसका लास्ट टॉपिक है हमारा पंच। तो पंच के बारे में पढ़ेंगे, पंच कितने प्रकार की होती हैं, किस प्रकार से पंच का प्रयोग किया जाता है, तो इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो हमारी पंच निम्न प्रकार से होती है। ठीक है ना, तो पहली होती है डॉट पंच, ठीक है, दूसरी होती है प्रैंक पंच, तीसरी होती है बेल पंच, और नेक्स्ट होती है शोल्डर पंच, नेक्स्ट होती है बेड पंच। इसके बाद आती है सेंटर पंच, फिर आती है पिन पंच, फिर आती है ऑटोमेटिक सेंटर पंच, फिर आती है होल पंच, फिर आती है लेटर और नंबर पंच। तो इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो पहली आती है हमारी टोंग पंच। तुम टोंग पंच के बारे में पढ़ेंगे। देखो टोंग पंच हमारी कौन सी पंच होती है, जिसका हैंडल कैसा होता है, हमारा जो पकड़ने का जो कहते हैं अपन हैंडल, उसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, सीधे नीचे से ऊपर होता है। कैसा होता है, नीचे से ऊपर होता है। ठीक है, इसको बीच में से पकड़ते हैं, उंगली की सहायता से पकड़ते हैं, इसको ऐसे पकड़ते हैं जैसे कि ये हमारा हैंडल है और ये हमारा सरपेच भाग है काटने वाला। तो इस प्रकार से पकड़ते हैं। किस प्रकार से पकड़ते हैं, इस प्रकार से। और जब इस पे क्या करते हैं, अपन हथौड़ा मांगते हैं, इस प्रकार से पकड़ते हैं। ये हमारी उंगली एक इस तरह से होती है, तीन ऊपर होती हैं, पर उस पर क्या करते हैं, हथौड़ा मारते हैं। तो इसी प्रकार से लेते हैं। और इसका जो ऊपरा भाग होता है, इस पंच का, डॉट पंच का ऊपरा भाग होता है, कितने का होता है, इस पंच का ऊपरा भाग मतवल फेस भाग, मतलब फेस भाग, मतलब फेस भाग, जो कि फेस भाग, इसका ऊपरा भाग मतलब फेस भाग, और हैमर ऊपरा भाग मतलब फेस भाग और हैमर के बीच की दूरी जो लगभग कितनी होती है, 40 mm। लगभग कितनी होती है, 40 mm। जो अपन काम करते हैं तो उसमें जो इसके बीच का भाग कितना होना चाहिए, 40 पे। 40 पे इस पे इतना होता है, 40 लगभग इतना होता है, तो इसमें ऐसे करते हैं, ऐसे ठोकते हैं। ठीक है ना, तो हमारा क्या होता है, ये हथौड़े और बीच का भाग कितना होता है, 40 mm में। और इसको बिल्कुल बहुत हल्के गात, बिल्कुल हल्के, मतलब हल्की चोट मारी जाती बिल्कुल। ठीक है ना, तो हम लिख सकती हैं हैमर की बहुत हल्के आघात चोट के लिए उपयोग करते हैं। हल्की चोट के लिए इसको उपयोग करती हैं, ज्यादा चोट दे नहीं सकते इसको। ठीक है ना, हाथ की सहारा देने पर बिंदु पॉइंट पर, जो हाथ का सहारा देते हैं, जो हमारा बिंदु पॉइंट पर देते हैं, जो बिंदु पॉइंट होता है हमारा नीचे का, वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। देखो बिंदु पॉइंट हमारा इस प्रकार से होता है, ये बिंदु पॉइंट हमारा। ठीक है ना, जो ये डिग्रप होगी यहां से यहां तक कितने डिग्री होगी जी, 60 डिग्री का होगा। ये पूछ लेता है, अगर डॉट पंच का जो उपयोग किया जाता है, इसमें आपका जो डिग्री का कोण होता है वो कितने डिग्री होता है आपका,
ये 60 डिग्री पर होता है, तो हमें इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, बाहरी सेंटर पंच इनके साथ छिद्र किया जाता है। तो जो हमारी बाहरी पंच होती हैं, ठीक है ना, और ऊपर से वर्गाकार शीर्ष होता है इसका, तो लिखेंगे इस पंच का वर्गाकार शीर्ष होता है, जो रोलिंग रोकने के लिए काम आता है। देखो, आत्म पकड़ने के लिए इसको काम आता है, जो रोलिंग होता है वर्गाकार में। जैसे अगर गोल स्पेस होगा जिसका, इसका बिल्कुल गोल हुआ, ठीक है ना, तो गोल हुआ ये, तो क्या होगा, हाथ में फिसल सकती है। पर इसमें वर्गाकार आकृति में जिस प्रकार से निकले होते हैं खांचे, तो अपन ये मजबूती से पकड़ लेते हैं, जिससे क्या घूमती नहीं है, ठीक है। तो अपने क्या लिखा, इस पंच का वर्गाकार शीर्ष होता है, जो रोलिंग रोकने के लिए क्या करते हैं, काम आते हैं, ठीक है। और जो बीच का भाग क्या होता है आपका, जालीदार होता है, जिसपे डाली की बॉडी होती है, ठीक है। और नीचे इसका पॉइंट कितना होता है, नीचे की नुक होती है, नीचे की नुक होती है, वो कितने डिग्री होती है, 90 डिग्री की होती है। कितने डिग्री की, 90 डिग्री होती, 90 डिग्री होती है, ठीक है ना। जो बाहरी पंच होती है हमारी, जो कितने डिग्री पर नीचे कोण पर बनी होती है, 90 डिग्री पे। देखो किस प्रकार से, इस प्रकार से बनी होती है, तो ठीक है, ये क्या है, 90 डिग्री है हमारी। जो बीच में सेंटर क्या है हमारा, ये पॉइंट है आपका, ये क्या है, पॉइंट है, पॉइंट है हमारा। जो हमारी सीधी जो रेखा होती है इसके अंदर, जो हमारी जो नोक होती है, जो इस प्रकार से होती है, जो गोल है हमारा कोई, तो इस पे जो इस तरह कड़ी होती है, इस तरह, तो सीधी 90 डिग्री पर होती है। ये क्या होती है, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। नीचे का जो जॉब का भाग होता है कितने डिग्री पर, 90 आता है। सीधी नोक कितने पर आती है, 90 डिग्री पर। कोई भी हम छेद करते हैं सीधी 90 डिग्री पर पड़ता है, ठीक है। जैसे मेरा समान स्थिति में खड़ा होना कितना है, 90 डिग्री पर। समान स्थिति पर ऐसे टोक के सीधा लगाएं तो 90 डिग्री पर सीधी जाएगी, तो हमेशा ध्यान रखता है। तो मैं नीचे की नोक कितनी पर, 90 डिग्री पर, ये वाली नोक कितने पर, 90 डिग्री पर, ये ध्यान रखना, ठीक है, 90 डिग्री पर। इसमें लिखी रखा है, ये अपने दोनों कोण होते हैं, जो कितने आपस में कितने डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री पर। लिख ली सभी ने, और इस पंच की लंबाई होती है 100 mm से 10 mm तक, ठीक है ना। कितनी होती है, 100 mm से 10 mm तक इसकी क्या होती है, इस पंच की लंबाई होती है, लंबाई होती है। और व्यास कितना होता है, 10 mm। ऐसे लिख सकते हैं, व्यास 10 mm। व्यास में जो हल्की होती है, लंबाई में क्या होती है, 100 mm मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं अपन सेंटर पंच का प्रयोग। सेंटर पंच का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, देखो हमारी जो सेंटर पंच होती है सीधी 90 डिग्री पर करनी होती है, ठीक है ना। जो क्या है, सीधे छेद करती है सेंटर पंच, सीधा ही, ठीक है ना। तो अपन इसके बारे में लिखेंगे, लिखेंगे इसका फ्रंट पंच 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर होता है। इसका फ्रंट पंच कितनी डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर होता है, ठीक है।
ठीक है, और इसका उपयोग लिखेंगे अपन हल्की धातु पर किया जाता है, जैसे तांबा, जैसे तांबा, एल्युमिनियम, ठीक है ना, पीतल, ETC। तो इनकी क्या करते हैं अपन, हल्की धातुओं पे इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं मार्किंग के लिए, ठीक है ना। तो मार्किंग के लिए इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम, ठीक है ना। एल्युमिनियम पीतल का जैसे करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब आता है फ्रैंक पंच। जो फ्रैंक पंच होता है इसकी 2 डिग्रियों में मिलती है। इनका कितना मिलता है, 2 डिग्रियों पर। जो आपको भाग दिखाई दे रहा है ये कितने का है, 60 का, और ये कितने का है, 30 का। इसका जो जहाँ से ज़्यादा गैप देखो कितना है, और इसका देखो कहाँ कितना है। तो लिखेंगे फ्रैंक पंच फ्रैंक पंच 2 कोणों में 30 डिग्री व 60 डिग्री में मिलती हैं, ठीक है ना। कितनी डिग्री मिलती हैं, 30 और 60 डिग्री में मिलती हैं। लिख लेंगे साथ साथ। इसका प्रयोग हल्की धातुओं में किया जाता है, ठीक है ना। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, हल्की धातुओं में इसका प्रयोग करते हैं। इसकी हल्की धातुओं में प्रयोग करते हैं। पहले में क्या लिखाया था मैंने, एलियम। इसमें क्षेत्र को गहरा करने के लिए सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं, इसमें लिख लेना है ना, ये गलत लगा दिया मैंने आपको। इसका उपयोग हल्की दांती गहरा
छिद्र करने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हल्की धातु होती हैं, जैसे पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम। ठीक है ना, ETC आदि। तो इसमें इसका करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पिक पंच का उपयोग। पिक पंच का इस तरह उपयोग किया जाता है कि कोई वस्तु होती है, ये आगे से क्या होता है, इसका नुकीला भाग नहीं होता है, तो लिखेंगे पिक पंच का इस पंच का आगे का भाग नुकीला नहीं होता है। आगे का भाग कैसा नहीं होता है भाई, नुकीला नहीं होता है इसका आगे का भाग। ठीक है ना, इसकी जो पिन होती है कैसे होती है, आपकी ये पिन गोल आकृति में होती है। कैसी होती है ये पिन, आगे से गोल आकृति में। पिन गोल आकृति में होती है। इसकी जो पिन होती है कैसी होती है भाई, गोल आकृति में इसकी कैसी होती है, पिन होती है। ठीक है, इसका प्रयोग अपन मार्किंग के लिए नहीं करते हैं। और कोई चीज फंसी होती है, तो जैसे इसमें कोई चीज फंसी तो उसको निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो अपन लिख सकते हैं इसका प्रयोग मार्किंग के लिए नहीं करते हैं, बल्कि जॉब में फंसी वस्तु या चीज को निकालने में करते हैं। ठीक है ना, जैसे इसमें कुछ फंसा हुआ है तो ऊपर से लगाएंगे, ऐसे ठोकेंगे और निकल जाएगा जी, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, आपकी ये आपकी गोल वाली होती है। कैसी होती है भाई, इसको बोलते हैं बेल पंच। क्या बोलते हैं भाई, बेल पंच। क्या बोलते हैं इसको भाई, बेल पंच। इसका बाहरी आवरण एक घंटी के समान होता है। कैसा होता है भाई, इसका जो बाहरी आवरण है ना, ये कैसा है, एक घंटी के समान है। कैसा है, घंटी के समान है। ये आगे का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसा है, आपका एक घंटी के समान है आगे का जो भाग होता है, जिससे ठीक सेंटर में एक पंच लगा होता है। जिस सेंटर आपने दिख रहा है, सेंटर है बीच में क्या लगा है, एक पंच लगा है। क्या है भाई, पंच। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है हमें। जो अपनी बेल पंच होती है, जो पूछ जाए घंटी के समान या समांतर में बीच में का लगी होती है, तो आपकी पंच लगती है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है आपको। ये कई बार पूछ लेता है आपकी कि ऐसी कौन सी पंच है जिसके बीच में एक पंच का उपयोग किया जाता है और चारों तरफ से एक घंटी की तरह बंद होती है। तो हमें लिखना है क्या, बेल पंच। ध्यान रखना है इसका। तो लिखेंगे इसके बारे में सभी। तो अपन इसके बारे में लिखेंगे, जब
किसी का सेंटर ज्ञात करना हो तो उसके ठीक बीच में पंच को उसके ठीक बीच में पंच को स्थापित करते हैं। ठीक है ना। और उसके बीच को पंच को क्या बोलते हैं आपके? सेंटर पंच भी बोल सकते हैं अपन उसको। और ये घंटी के समान होता है, आपको बता रखा है। नेक्स्ट है आपका एडजस्टेबल। अपन उसको क्या बोलते हैं भाई? एडजस्ट ऑटोमेटिक सेंटर बोल सकते हैं। सॉरी, क्या बोल सकते हैं अपन इसको? ऑटोमेटिक सेंटर। ठीक है, ऑटोमेटिक पंच बोल सकते हैं इसको। लिखेंगे इसके बारे में, ऑटोमेटिक पंच। ऑटोमेटिक सेंटर पंच। तो ऑटोमेटिक जो सेंटर पंच होती है हमारी, जो ऑटोमेटिक सेंटर पंच होती है, तो किस प्रकार से होती है ऑटोमेटिक सेंटर पंच? इस पंच का सीट मेटल का शॉप बना होता है। सीट मेटल क्या, या ब्लैक स्मिथ में बना होता है। ठीक है ना। क्या होता है? सीट मेटल का इसका जो सेंटर होता है, जो मेटल क्या बना होता है जी? सीट मेटल का बना होता है। ये कैसे बना होता है? सीट मेटल का। सीट मेटल क्या बोलते हैं भाई इसको? सीट मेटल बोलते हैं। और इसके जो आगे का भाग होता है कैसा होता है? ये भी नुकीला होता है। कैसा भाग होता है? नुकीला भाग होता है। जो इस पंच का अपन प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं? इस पंच का जो प्रयोग करते हैं अपन स्प्रिंग पे, जो आगे से इसका जो भाग होता है, जो कितने पॉइंट पर होता है? नुकीला भाग 60 और 90 डिग्री पर होता है। ये दो भागों में पाई जाती है, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये ध्यान रखना है कि आपको कभी पूछ लेता है कि ऑटोमेटिक सेंटर पंच को किन दो भागों में बांटा जाता है, तो 90 डिग्री और 60 डिग्री में बांटा जाता है। ठीक है ना। तो लिखेंगे इसके बारे में, ऑटोमेटिक सेंटर पंच 60 डिग्री और 90 डिग्री पर पाए जाते हैं या मिलते हैं। ठीक है ना। तो 60 डिग्री और 90 डिग्री पे ये क्या है? इसके कोण बने होते हैं। ठीक है, पॉइंट बना होता है। अब उनको कह सकते हैं कोण या पॉइंट बना होता है। पॉइंट बना होता है। ठीक है, कितने डिग्री पर बना होता है भाई? 90 और 60 डिग्री पर इसका पॉइंट बना होता है। और इससे क्या कर सकते हैं? बिना हैमर के माध्यम से इसका क्या कर सकते हैं? सेंटर पंच का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका उपयोग लिखेंगे, इसका उपयोग बिना हैमर की सहायता से
कर सकते हैं सेंटर पंच का। इसका उपयोग बिना हैमर की सहायता से कर सकते हैं सेंटर पंच का, ठीक है ना। तो अपन सेंटर में जो भी होता है हमारा, ठीक है ना, तो दबाने पर ये बिना हैमर का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर पंच का क्या कर सकते हैं, इसका मार्किंग करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, सेंटर पंच का मार्किंग के लिए, मार्किंग के लिए। नेक्स्ट लिखेंगे, देखो नेक्स्ट है हमारी सॉलिड पंच। सॉलिड पंच क्या होती है, सॉलिड पंच। तो सॉलिड पंच के बारे में अपन पढ़ेंगे। जो सॉलिड पंच होती है, देखो कितनी आपको दिखाई दे रही है सॉलिड पंच होती है, जिसपे ये आकृति कड़ी होती है, जो क्या है हाथ में ये शीर्ष को होता है, यहां से यहां तक पूरा। अपन जो बीच के भाग को सैग बोलते हैं, तो ये क्या होता है, एक वर्गाकार आकृति में होता है, जो क्या है हाथ में से हमारे घूमने को ना हमारी मजबूती, पकड़ने की मजबूती को प्रदान करता है, ठीक है। तो इसके बारे में अपन लिखेंगे। इसका प्रयोग शीट मेटल में किया जाता है। इस जो हमारी जो पंच है, इसका सॉलिड पंच का कहाँ पर किया जाता है, शीट मेटल में, जो बहुत मजबूत वस्तु या धातु होती है, ठीक है ना, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना कि सॉलिड पंच का, सॉलिड मतलब मजबूत, तो जो धातु आ गई, जो धातु हमारी शीट की होती, लोहे की या और कुछ मजबूत बनी होती हैं, तो उनमें क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। देखो छिद्र करने के लिए क्या करते हैं अपन, इसके नीचे डाई रखते हैं। देखो जी हमारा एक क्या है, वर्गाकार है, ठीक है ना, इस प्रकार से हम छिद्र करने के लिए क्या करते हैं भाई, इस पे एक डाई रखते हैं। ये डाई होती है हमारी, इसके अंदर क्या होलो होती हैं इस तरह, तो इस छेनी के काटते हैं अपन, प्रयोग करते हैं इसका, क्या करते हैं प्रयोग, इस प्रकार अपन पकड़े होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, इसका उपयोग होते हैं। और लिखेंगे इसका रिविट के लिए, होल पंच के लिए इसका प्रयोग करते हैं। रिविट के लिए होल पंच का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा होलो पंच। जो होलो पंच होता है, ठीक है ना, जो होलो पंच होता है हमारा जी, इसमें क्या होता है, देखो यहाँ तक क्या है होलो पंच, इसका नाम क्या है होलो पंच। ये हमारा कठोर लकड़ी का ब्लॉक है, ठीक है, ये धातु का प्लेट है, जो प्लेट है धातु की प्लेट पे क्या किया है हमने, कठोर लकड़ी का ब्लॉक रखा है। तो लिखेंगे इसके बारे में अपन, ये पंच अंदर से खोखले होते हैं। ये पंच कैसे होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, जो बड़े होल निकालने
के काम आते हैं। बड़े होल निकालने के लिए क्या आते हैं भाई, ये काम आते हैं, ठीक है ना। मुलायम पदार्थों में बड़े छिद्र करने के लिए काम आते हैं। और कैसे पदार्थों में भाई, मुलायम, मुलायम मुलायम पदार्थों में, ठीक है ना। और ये क्या बना होता है हमारा, धातु प्लेट के ऊपर क्या रखा जाता है, लकड़ी का, क्या करते हैं अपन, लकड़ी का ब्लॉक। धातु प्लेट के ऊपर लकड़ी का ब्लॉक रखते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब हमारा आता है बेड पंच। देखो बेड पंच क्या होता है, बेड पंच। अपन बेड पंच के बारे में बताएं आपको, ये भी हमारा जो पहला था ना, इसके ही समान खोखला होता है। ये भी क्या होता है, इसके समान खोखला होता है। देखो ये भाग है ना, ये आपको दिख रहा है ना, ये कैसा है, और यहां से यहां तक कैसा है, ये खोखला दिखाई दे रहा है। ये यहां से यहां तक कैसा है, खोखला है जी। पर इसके दोनों साइड ये क्या है, इसके खोखला एक छिद्र होता है बाहर की तरफ, दोनों साइड में बाहर की तरफ, ये अंदर भी है और ये बाहर भी है, दोनों साइड में होल होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, दोनों साइड में होल होता है। तो अपन इसके बारे में लिखेंगे, यह है खोखले पंच के समान होता है। इसके बड़े व्यास वाले छिद्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। बड़े व्यास वाले छिद्रों में इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग बड़े व्यास वाले छिद्र में उपयोग करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, जो इसका जो आय का भाग होता है, कोई हमें होल चौड़ा निकालना है तो इसका क्या होगा, व्यास बड़ा होगा और लंबाई क्या होगी, कम होगी। तो जैसे कि एक तो लंबाई ये है इसकी, ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि कम व्यास, तो ये तो लंबाई ज़्यादा हो गई और व्यास क्या हो गया, कम हो गया। अब क्या कहें, लंबाई कम करनी, व्यास चौड़ा करना, तो ये हो गया हमारा व्यास, ठीक है ना। इस प्रकार से मैं दोबारा से बताता हूं, देखो जो हमारा चौड़ा हो गया इस प्रकार से, ये हमारा व्यास होगा, तो लंबाई क्या हो गई, कम, और व्यास क्या हो गया, अधिक। इसमें इसका क्या करते हैं अपन, प्रयोग करते हैं, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। जो हमारे जो मृत पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने, जो खराब पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नंबरिंग। हमारा लास्ट आता है लेटर और नंबरिंग पंच। लेटर और नंबरिंग पंच, लेटर और नंबरिंग पंच बोलते हैं, या नंबर पंच बोलते हैं, या नंबर पंच। ध्यान रखना, देखो आपको ये हर पंच दिख रही है जिसपे क्या है, नाम लिखा हुआ है, नाम नहीं सॉरी, अक्षर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ओ अंक में भी लिखे हैं और हिंदी में, इंग्लिश में भी लिखे हैं। देखो ये हमारी ए लिखा है, इस पे किसी पे ये लिखा है, के लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, और इधर में 1 2 3 लिखा है। तो ये पंच ऐसी होती हैं, किसी मार्किंग टूल पे अक्षरों को उच्चारना, उस मार्क का नाम डालना, ठीक है ना। जॉब पे इस पंच से क्या करते हैं, नंबरिंग करती हैं और नाम भी डालती हैं, दोनों काम करते हैं। तो लिखेंगे इसके बारे में,
इसके सेट में 8 से 13 mm वाले लेटर नंबर होते हैं। कितने होते हैं भाई? 8 से लेकर 13 mm तक होते हैं, 08। ठीक है, 08 से 13 mm तक होते हैं। और लिखेंगे इसके बारे में, अधिक कठोर सतह पर मार्किंग करने के काम आते हैं। ठीक है, तो हमारे जो मार्किंग टूल थे जो आज ख़त्म हुए, तो मुझे आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। मिलती हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।